तो आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं 1979 के बिहार से, जब इमरजेंसी के बाद का दौर है और जुडिशरी के ऊपर से लोग पूरे तरीके से विश्वास खो चुके हैं। उसी समय बिहार में एक लेख छपता है अखबार में, और जिसमें लिखा होता है कि बिहार की जेलों के अंदर लगभग 27,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, यानी कि वो प्रिजनर जिनका जुर्म भी साबित नहीं हुआ है और वो सालों से जेल के अंदर है। कुछ इतने अनपढ़ हैं कि जिनको जुडिशरी प्रक्रिया के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। कुछ इतने गरीब हैं कि वो अपना वकील भी नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उतनी सज़ा काट ली है जितनी तो उन्हें कोर्ट उनके जुर्म के लिए दे भी नहीं सकता था। और जब ये लेख दिल्ली में एक सीनियर एडवोकेट पुष्पा कपिला हिंगुरानी पढ़ती हैं तो उनके दिमाग में आता है कि भारतीय जो न्याय व्यवस्था है वो इतनी लचर कैसे हो सकती है, इतनी बेकार कैसे हो सकती है कि गरीबों का कोई भला ही नहीं हो रहा, गरीब न्याय ही नहीं ले सकते। और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे क्रांतिकारी चीज़ की जिसको जुडिशियल जो हमारा सिस्टम है उसमें कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका की। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब इसी जनहित याचिका को बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और कहा है कि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, अब देश बहुत आगे बढ़ चुका है। तो आज इसी को समझेंगे कि जिसकी शुरुआत होती है गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, उसे केंद्र सरकार क्यों कह रही है कि बंद कर दिया जाए, और पीआईएल के होने से क्या क्या देश में फ़ायदे हुए हैं, और पीआईएल के बंद हो जाने से क्या क्या नुकसान होंगे, और क्या वाकई ही पीआईएल अब इतनी खतरनाक हो चुकी है कि केंद्र सरकार उसे बंद करना चाहती है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके सिलसिलेवार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पुष्पा कपिला हिंगुरानी की, क्योंकि वो एक तो गांधीवादी थी, 1927 का उनका जन्म था, और उनकी जो सारी पढ़ाई थी वो नैरोबी की थी और वहाँ पर लंदन की थी। तो जब ये बात को वो सुनती हैं तो उनके मन में आता है कि अब मैं क्या करूं। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें इतनी बड़ी क्या बात थी, वो सीनियर एडवोकेट थी, सुप्रीम कोर्ट में थी, जा सकती थी। नहीं जा सकती थी, क्योंकि भारतीय जो कानून है वो इस बात का प्रावधान करता था कि एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है लोकस स्टैंडाई, यानी कि वही व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है जो खुद प्रभावित हो। और यहाँ पर कपिला हिंगुरानी दिल्ली में बैठी अखबार पढ़ रही थी, और घटना जो थी वो बिहार की थी, लेकिन उनके मन में न्याय के लिए था तो वो कोर्ट में जाती हैं। वो आर्टिकल 32 है एक, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपने, अगर उसके मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो जा सकता है, जिसको हेबियस कॉर्पस की पेटिशन कहा जाता है। तो वहाँ पर जाती है वो कुछ कैदियों के नाम पर, वहाँ पर बिहार से उनके नाम पर वहाँ पर करती हैं। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो पहली बार जो लोकस स्टैंडाई था उसके प्रिंसिपल को साइड में रखती है, क्योंकि उनकी कोई डायरेक्ट नुमाइंदगी नहीं थी। उनका नाम लेकर यहाँ पर कपिला हिंगुरानी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भेजा, और पहले 17 प्रिजनर रिलीज़ हुए। और फिर सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया कि ये तो बहुत गंभीर प्रॉब्लम है कि जो गरीब आदमी है, जो अनपढ़ आदमी है, वो तो न्याय के लिए पहुंच ही नहीं रहा, वो सालों से जेल में बैठा है। और यहीं से शुरुआत होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। तो सुप्रीम कोर्ट इसके बाद अन्य स्टेट्स को भी नोटिस जारी करता है, और धीरे धीरे लगभग 40,000 जो प्रिजनर थे अंडर ट्रायल उनको रिलीज़ किया जाता है 1979-80 के आसपास। और उसके बाद कपिला हिंगुरानी यही नहीं रुकती हैं, बहुत सारी वो पीआईएल को और दाखिल करती हैं। भागलपुर जो ब्लाइंडिंग केस वाले इंसिडेंट थे, जो गंगा जल में भी दिखाया गया है किस तरीके से क्रिमिनल को बिहार पुलिस एसिड डाल के अंधा कर देती थी, तो वहाँ पर जो अंधे हुए थे उनको हर्जाना दिलवाती है। डाउरी केस को लेकर बहुत सारी पीआईएल उन्होंने दाखिल की, उसके बाद ही स्पेशल जो सेल हुआ करते थे उनका निर्माण होना शुरू हुआ। और उसी के अलावा बहुत सारे अन्य काम थे जिसके लिए वो पहली महिला है जिनका सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में वहाँ पर पोर्ट्रेट लगा हुआ है, पिक्चर लगी हुई है। इसीलिए कपिला हिंगुरानी को कहा जाता है पीआईएल की माँ, मदर ऑफ पीआईएल। तो ये थी कहानी पीआईएल की शुरुआत होने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कपिला हिंगुरानी का ही रोल है, तो जस्टिस कृष्णा अय्यर का और पीएन भगवती का बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्होंने एक तरीके से पीआईएल को फॉर्मलाइज किया। इन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर एक पोस्ट कार्ड भी आ जाएगा तो हम उसे पीआईएल मान लेंगे, और ऐसा हुआ भी है कि कई बार जेल से कैदियों ने पोस्ट कार्ड भेजा है और वहाँ पर उसे पीआईएल माना गया है। और पीआईएल में डायरेक्ट वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी जो भी पब्लिक स्पिरिटेड व्यक्ति है, उसे लग रहा है कि देश में गलत कुछ हो रहा है, वो वहाँ पर जा सकता है, पीआईएल वहाँ पर दाखिल हो सकती है। और जो बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं जो नहीं बोल सकते,
उनको न्याय भी मिलता रहा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें अगर बात करें MC मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है, जिसमें कि सबसे पहले वो पोल्यूशन के लिए आवाज़ उठाते हैं कि दिल्ली किस तरीके से 1985 में, आज की बात नहीं हो रही, कि वो वहाँ पर गैस चैम्बर बन रहा है और तब वहाँ पर शुरुआत होती है कि कैसे बसेस को वहाँ पर CNG में लाया जाए, किस तरीके से जो लेड वाला पेट्रोल हुआ करता था उसको वहाँ से हटाया जाए। और 1985 में दाखिल ये PIL मार्च 2026 में डिस्पोज ऑफ हुई है, यानी कि वो मुद्दे इन्वायरमेंट के दिल्ली से लेकर ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो इसका ये रोल है। और वहीं पर बात करें तो एक बहुत पुराना केस था भंवरी देवी का, जो कि राजस्थान का था, जहाँ पर वो जाती है चाइल्ड मैरिज को रुकवाने के लिए। वो दलित थी और उनके साथ वहाँ पर अपर कास्ट के लोगों के द्वारा गैंग रेप कर दिया जाता है। उसको लेकर भी कोर्ट में PIL दाखिल होती है और तब जाकर पहली बार विशाखा गाइडलाइंस बनती हैं कि किसी तरीके से जो महिलाएं काम करती हैं, ऑफिस में हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए जाएं। और उसके बाद 2013 में एक्ट बनता है, जिसको पॉश एक्ट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो भी महिलाएं काम करती हैं उनको उनके वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार के हरासमेंट ना हो, उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। तो ये सारे काम जो हो रहे थे ये PIL के थ्रू ही हो रहे थे। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस और थे। एक केस जो हवाला स्कैंडल था उसमें भी था, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट था, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट चाह रही थी कि किसी तरीके से स्कैम को बचा लिया जाए, स्कैम को करने वालों को बचा लिया जाए, पॉलिटिशियंस को बचा लिया जाए। CBI की इंक्वायरी को वो अपने तरीके से मैनिपुलेट करना चाहती थी। PIL के होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको डायरेक्ट मॉनिटर किया और उसके बाद जो दोषी थे उनको सज़ा भी मिली। तो PIL एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर हमारे देश में देखें तो, जहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी लीगल होना, लिटरेसी रेट हो जाना ये नहीं बता देता कि वो लीगली भी लिटरेट है। इन दो बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद नहीं जा सकते, जिनके मुद्दों को उठाना वही लोग कर सकते हैं जो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, जिनको उन चीज़ों की समझ है। जैसे राइट टू फूड है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में PIL के थ्रू ही गया था कि जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, लेकिन जो वेयर हाउस है वहाँ पर जो खाना, जो गेहूँ रखा हुआ है वो वहाँ पर सड़ रहा है। तो वो सड़ क्यों रहा है, उसे दिया क्यों नहीं जा रहा। और वहीं से धीरे धीरे मिड डे मील को और मजबूत किया गया, उसको इन्फोर्स कराया गया। तो देखिए किस तरीके से जो PIL है लगातार एक प्रो डेमोक्रेसी और प्रो वेलफेयर स्टेट की तरफ भारत को लेकर गई है। हाँ, कुछ कमियां ज़रूर हैं और उन कमियों की भी हम बात करेंगे। खास करके कई तरीके की PIL को अब कैटेगराइज कर दिया गया है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया है और पब्लिक ने भी किया है। एक होती है पॉलिटिकल PIL, इसमें इलेक्शन से पहले या किसी सरकार के खिलाफ एक ऐसा मुद्दा बनाकर वहाँ पर कोर्ट में जाया जाए ताकि सरकार एक्सपोज हो सके। जैसे कि कोल स्कैम, 2G स्कैम, इसमें ऑपोजिशन डायरेक्टली नहीं जा सकती थी, लेकिन कुछ लोगों के थ्रू, कुछ ऐसी बॉडीज़ के थ्रू जो कि इसमें माहिर हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। कुछ केसेस सही भी होते हैं, कुछ केसेस केवल एक प्रोपेगेंडा होते हैं। और ये तो पॉलिटिकल PIL की बात हो गई। एक कॉरपोरेट PIL भी होती है, जिसमें कि अगर कोई कॉरपोरेट कंपनी बहुत तेज़ी से अच्छा काम कर रही है या उसे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया है जो दूसरी कॉरपोरेट कंपनी को भी चाहिए था, या उस कॉरपोरेट कंपनी को लग रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट मुझे ना मिला तो ये कंपनी आगे निकल जाएगी, तो वो उसे किसी न किसी बहाने से एनवायरनमेंट का कंसर्न देके, कोई और कंसर्न देके PIL दाखिल करवा देंगे किसी से और वहाँ पर प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तो ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है PIL का मिसयूज़। वहीं पर अगर बात करें तो एक पब्लिसिटी PIL है, जहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि इसी बहाने से पब्लिसिटी हो जाएगी। जैसे अभी पीछे एक केस आया था, कुछ लोग चले गए कि ताजमहल को जो शिव मंदिर के रूप में, तेजो महल के रूप में वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर काफ़ी फ़ाइन भी लगाया और उन्हें कहा भी कि ये गलत है, ये पब्लिसिटी के लिए आए, इन पर फ़ाइन लगना चाहिए। तो ऐसे एक नहीं हज़ारों केस हैं जो किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और PIL को मिसयूज़ करते हैं। और सबसे खतरनाक बात जहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है वो है रिलीजियस एंगल वाली PIL। तो बात यूँ हो रही थी कि जो 9 जजेस की बेंच है, जो 2018 का शबरीमाला वाला फैसला था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं हैं, यानी कि लगभग 12-13 से लेके 45-50 की, जिनको कि शबरीमाला टेम्पल में प्रवेश नहीं दिया जाता, उनको भी दिया जाएगा। लेकिन उसके ऊपर बाद में स्टे लगाया
और उसी की सुनवाई चल रही है 9 जजेस के बेंच के द्वारा। और यहीं पर केंद्र सरकार ने कहा क्योंकि ये सारा मामला पीआईएल से शुरू हुआ था, इसलिए इस पीआईएल को बंद कर देना चाहिए। उनका तर्क था इस केस में खास करके कि जिन लोगों ने पीआईएल लगाई थी कि शबरीमाला में हमें जाने दिया जाए, वो शबरीमाला के डिवोटी ही नहीं है, वो वहाँ जाते ही नहीं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है, वो उन बातों को मानते ही नहीं है, तो उन्होंने क्यों पीआईएल लगाई अगर उनका कोई वहाँ पर लेना देना नहीं। तो यहाँ पर एक जो केंद्र सरकार का आरोप है वो वाकई ही एक सोचने वाला है, क्योंकि इस तरीके से तो रिलीजियस एंगल में कोई भी किसी भी प्रैक्टिस को चैलेंज करने कोई भी जा सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने खास करके सूर्यकांत ने कहा कि हम देख रहे हैं, हम कॉशियस ही हैं यहाँ पर, हम ऐसे ही नहीं हर पीआईएल को एक्सेप्ट कर लेते। अब बहुत एक प्रोसेस बन चुका है, लगभग 2005 से लेकर 2026 तक हमने बहुत ऐसा प्रोसेस बना लिया है कि हम उन्हीं पीआईएल को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तभी जो अपोजिशन की पार्टी है उसे हम नोटिस भेजते हैं, नहीं तो हम उसे खारिज कर देते हैं, पेनल्टी भी लगाते हैं। तो ये तो बात रही कि कैसे उसका मिसयूज़ हो रहा है, और हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर उसका यूज़ भी हुआ है। तो जो केंद्र सरकार का तर्क है, अगर उस तर्क को देखें, उनके जो कुछ मुख्य तर्क जो उन्होंने एफिडेविट में दिए हैं कि एक तो कुछ ऐसी बॉडीज़ बन गई हैं जो सिर्फ ये काम करती हैं किस तरीके से पीआईएल को वहाँ पर डाला जाए और जो प्रोजेक्ट है उनको किसी न किसी बहाने रोक दिया जाए, यानी कि भारत का जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, उसको स्लो होने के लिए ऐसा कर रही हैं। उन्होंने दूसरा तर्क दिया कि आज का समय 1979 और 80 का टाइम नहीं है, अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, कम्युनिकेशन इतनी तेज हो गया है, हर आदमी कहीं से कहीं कम्युनिकेशन कर सकता है, तो अब ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अब लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गई है और अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जब पीआईएल की ज़रूरत थी। और उनका कहना था कि लगभग 1985-90 के आसपास लगभग सालाना 25,000 जो पीआईएल थी वो दाखिल होती थी, और अब 2025 में 70,000 हुई है। तो देखिए यहाँ पर तर्क भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुतर्क भी है, क्योंकि अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो जो 1985 की पॉपुलेशन थी और 2026 की पॉपुलेशन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो दुगनी है। और अगर वहाँ पर 25,000 हो रही थी तो 50,000 तो आज वैसे ही बनती हैं। लेकिन क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं, ज़्यादा वो उन मुद्दों पर ध्यान देते हैं जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, तो उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो यहाँ पर प्रपोर्शन इतना अधिक नहीं है। हाँ, कमी है तो क्योंकि जुडिशरी का सिस्टम, जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा, इसलिए वो इनको हैंडल नहीं कर पा रहा। फिर वही बात दोबारा, लिटरेसी रेट यहाँ पर पढ़ने लिखने की हुई है, जुडिशरी की या जो कानून है उसकी लिटरेसी रेट यहाँ पर नहीं बढ़ी है। और तीसरी बात, कम्युनिकेशन होने से और एक आदमी के गरीब होने से दो बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक गरीब आदमी के पास फ़ोन है, लेकिन उसके पास अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पहुंचने की औकात नहीं है। भले ही जो नेशनल जो लीगल अथॉरिटी बनी हुई है जहां पर उनको फ्री में इलाज दिया जाता है, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से पीआईएल कर सकती है। वो पर्टिकुलर केस पे काम करती है, लोकस स्टैंडाई पे काम करती है, वो लोगों के, पब्लिक स्पिरिटेड लोगों के हिसाब से काम नहीं करती। तो यहाँ पर रिफॉर्म की ज़रूरत तो है, जैसा कि हमें अगर पूरा जो मुद्दा है उसे समझ के लगता है कि पीआईएल को एक तरीके से ग्रीन पूरी झंडी नहीं दिखा सकते हम, कुछ कमियाँ तो यहाँ पर हैं। तो जो यहाँ पर लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल है उसको थोड़ा बहुत अप्लाई किया जा सकता है उन केसेस में, खास करके जो रिलीजियस वाले केस है, कि भाई वही लोग आए जो उस पर्टिकुलर उस सेक्ट में बिलीव करते हैं और उस सेक्ट के होते हुए भी उनको आपत्ति है कि ये गलत हो रहा है, तब तो बात बनती है कि यानी कि जो शबरीमाला में डिवोटी हैं उनकी महिलाएं अगर आए कि हाँ हमें जाना है, हम चाहते हैं कि हम जाना चाहते हैं, तब वो जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे ना करे, क्या करे, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। लेकिन एक पब्लिसिटी के लिए चले जाना, एक बिना मतलब के मुद्दों को उठाकर कोर्ट का समय खराब करना, ये भी गलत है। लेकिन पीआईएल को बंद कर देना इस तरीके से हुआ कि कोई व्यक्ति बीमार है और उसका सर काट दिया जाए, तो ऐसे नहीं हो सकता। बीमारी पीआईएल में है तो उसका इलाज करना पड़ेगा, उसको बंद नहीं किया जा सकता। तो ये सारी डिस्कशन थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया। तो अब आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद क्या लगता है, क्या पीआईएल को बंद कर देना चाहिए, या यहाँ पर ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार या जो एग्जेक्टिव पावर है वो जुडिशरी से अब अपनी पावर को वापस लेना चाहती है, और दोनों की एक टसल है यहाँ पर कि कौन आगे रहेगा। क्योंकि बहुत सारे मुद्दों में, कई सारी चीज़ों में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट आगे आकर वो फैसले करती है,
जो बाद में एग्जीक्यूटिव को मानना पड़ता है। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को अब लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत कि थोड़ा सा हमारे हाथ में आ जाए, ताकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट में ना पहुँचे और कुछ जो फैसले वो मनमाने तरीके से करना चाहते हैं, वो एग्जेक्टिव कोई भी हो सकता है। आज किसी और पार्टी की सरकार है, कल किसी और पार्टी की सरकार आ जाएगी, लेकिन बात यहाँ पर एग्जेक्टिव वर्सेस जुडिशरी की हो रही है। तो जो भी आपके इसमें विचार रहे हैं उनको कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।